हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए सेकेंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के सेकेंड पेपर, जिसका शीर्षक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस के सन 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग जो है सन 2022 में एमए सेकेंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर आया था उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो सन 2022 में एमए सेकेंड सेमेस्टर के जो समाजशास्त्र का सेकंड पेपर था उसमें कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे। और उसमें से आपका जो पहला प्रश्न था वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन ए दिया है माध्यिका मीडियन, ऑप्शन बी मोड यानी बहुलक, ऑप्शन सी माध्य यानी मीन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्यिका, बहुलक और माध्य तीनों आते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी पद्धति सांख्यिकीय है। ऑप्शन ए दिया है गिडिंग्स ने, ऑप्शन बी दिया है हार्ट ने, ऑप्शन सी दिया है डार्ड ने और ऑप्शन डी दिया है जिप ने। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। गिडिंग्स ने यह कहा है कि समाजशास्त्र विज्ञान है जिसकी पद्धति सांख्यिकी है। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औसत मानों का प्रस्ताव किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मैन वाज प्रपोज्ड बाई, ऑप्शन ए लैप्लास ने, ऑप्शन बी लुंडबर्ग ने, ऑप्शन सी कैटलेट ने, ऑप्शन डी कॉम्ट ने। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैटलेट। कैटलेट ने जो है औसत मानों का जो है प्रस्ताव किया था। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए चैपिन के द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन के द्वारा, ऑप्शन सी गिडिंग्स के द्वारा, ऑप्शन डी लुंडबर्ग के द्वारा। तो द ग्रामर ऑफ साइंस ये कार्ल पियर्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संपादन का उद्देश्य है। द एम ऑफ एडिटिंग इज, ऑप्शन ए दिया है कि आंकड़ों की संगति का परीक्षण, ऑप्शन बी आंकड़ों की पूर्णता का परीक्षण, ऑप्शन सी आंकड़ों की यथार्थता का परीक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी संपादन का जो उद्देश्य होता है वो आंकड़ों की संगति का परीक्षण भी होता है, आंकड़ों की पूर्णता का परीक्षण भी होता है और आंकड़ों की यथार्थता का भी परीक्षण होता है। तो प्रश्न संख्या जो 5 है उसका ऑप्शन जो डी है उपर्युक्त सभी, ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि निरपेक्ष विभ्रम होता है। एब्सोल्यूट एरर इज, ऑप्शन ए दिया है कि वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का गुणनफल, ऑप्शन बी दिया है कि वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का योग, ऑप्शन सी दिया है कि वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का अनुपात और ऑप्शन डी दिया है कि वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का अंतर। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। निरपेक्ष विभ्रम जो है वो वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का अंतर होता है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंकड़ों के सारणीयन का अर्थ है आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था। टेबुलेशन ऑफ डाटा इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ऑप्शन ए दिया है कि स्तंभों और पंक्तियों में, ऑप्शन बी मात्र स्तंभों में, ऑप्शन सी मात्र पंक्तियों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंकड़ों के सारणीयन का जो अर्थ होता है वो आंकड़ों के क्रमबद्ध व्यवस्था किसमें, स्तंभों और पंक्तियों में, यानी कॉलम एंड रो में। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द्विगुण सारणी उदाहरण है। डबल टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए सरल सारणी की, ऑप्शन बी जटिल सारणी की, ऑप्शन सी सरल और जटिल दोनों की, ऑप्शन डी न तो सरल न ही जटिल। तो द्विगुण सारणी जो होती है वो एक जटिल सारणी का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाई चित्र को कहते हैं। पाई डायग्राम इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए रेखा चित्र,
लाइन डायग्राम, ऑप्शन बी स्क्वायर डायग्राम, वर्ग चित्र, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर डायग्राम, आयत चित्र, ऑप्शन डी वृत्त चित्र, सर्कुलर डायग्राम। तो पाई चित्र को हम लोग को जो है सर्कुलर डायग्राम यानी वृत्त चित्र के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति आयत चित्र उदाहरण है। ऑप्शन ए आंकड़ों के बिंदु रेखी प्रदर्शन का, ऑप्शन बी आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए आंकड़ों के बिंदु रेखी प्रदर्शन का। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजाइव वक्र को कहते हैं। ओजाइव कर्व इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए आवृत्ति आयत चित्र, ऑप्शन बी आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन सी संचयी आवृत्ति वक्र और ऑप्शन डी आवृत्ति वक्र। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, संचयी आवृत्ति वक्र, कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी कर्व। इसी को हम लोग जो है ओजाइव वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है कहलाता है। द वैल्यू ऑफ ए सीरीज विच हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया है कि अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य, ऑप्शन बी दिया है कि मोड बहुलक, ऑप्शन सी जो है वो हरात्मक माध्य या फिर ऑप्शन डी माध्यिका। तो किसी श्रेणी का वह मूल जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है या सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो चरों में धनात्मक सहसंबंध होता है यदि टू वेरिएबल्स हैव पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ। ऑप्शन ए दोनों समान दिशा में बदलते हैं, ऑप्शन बी दोनों विपरीत दिशाओं में बदलते हैं, ऑप्शन सी एक में बदलाव दूसरे में बदलाव नहीं लाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो चरों में धनात्मक सहसंबंध तब होता है जब दोनों समान दिशा में बदलते हैं। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो चरों में पूर्ण सहसंबंध होता है यदि उनके मध्य सहसंबंध गुणांक का मान है। तो दो चरों में पूर्ण सहसंबंध तभी होता है जब उनके मध्य सहसंबंध गुणांक का मान +1 जो है +1 हो से -1 तक, दोनों के बीच में कुछ भी हो, +1 में हो या -1 हो, यानी प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि गुण संबंध गुणांक के अध्ययन के लिए सूत्र विकसित किया था। द फार्मूला फॉर स्टडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन वाज डेवलप्ड बाई। ऑप्शन ए दिया है कि WS गासेट ने, ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन ने, ऑप्शन सी यूल ने और ऑप्शन डी कार्ल पियर्सन ने। तो प्रश्न संख्या 15 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यूल ने। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेस एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन ए है जहोदा एंड अन्य के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है मोजर एंड कार्ल्टन के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है PB यंग के द्वारा, ऑप्शन डी गुडे और हार्ट के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी PB यंग के द्वारा। PB यंग के द्वारा जो है साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं। तो जब दो चर अपने मूल्यों के विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसको हम लोग नकारात्मक सहसंबंध या नेगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सारणियन किस विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए LR कॉर्नर,
ऑप्शन बी ब्लेयर, ऑप्शन सी बाउले, ऑप्शन डी DN एलहॉस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए LR कॉर्नर। LR कॉर्नर ने यह कहा है कि सारणियन जो है किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए गुडे और हार्ट के द्वारा, ऑप्शन बी PB यंग के द्वारा, ऑप्शन सी मोजर के द्वारा, ऑप्शन डी सलिटस, जहोदा एंड अदर्स के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस ये पुस्तक जो है सलिटस, जहोदा एंड अदर्स के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध की सीमा इंगित करती है। ऑप्शन ए 2 परिमाणात्मक चर, ऑप्शन बी 2 गुणात्मक चर, ऑप्शन सी 1 मात्रात्मक दूसरा गुणात्मक चर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ऑप्शन ए दिया है कि काई स्क्वायर परीक्षण, ऑप्शन बी दिया है जेड परीक्षण, ऑप्शन सी दिया है एफ परीक्षण, ऑप्शन डी दिया है टी परीक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए काई स्क्वायर परीक्षण। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टूडेंट टी परीक्षण विकसित किया गया था। ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन के द्वारा, ऑप्शन बी WS गॉशेट के द्वारा, ऑप्शन सी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा और ऑप्शन डी RA फिशर के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी WS गॉशेट ने स्टूडेंट टी परीक्षण विकसित किया था। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोटि सहसंबंध की अवधारणा का विकास किया था। ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी RA फिशर ने, ऑप्शन सी WS गॉशेट ने, ऑप्शन डी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी चार्ल्स स्पीयरमैन आपका सही उत्तर होगा। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कोटि सहसंबंध अवधारणा का विकास किया था। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत चर का उदाहरण है। ऑप्शन ए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी तापमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए ये असतत चर का उदाहरण है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा गया है एक श्रृंखला दी गई है और आपको उसमें से बहुलक छांट के बताना है कि बहुलक मोड क्या है। तो श्रृंखला में जो अंक दिए हैं 70, 75, 90, 70, 75, 95, 100, 75। तो आप श्रृंखला को यदि आप देखेंगे तो इसमें कौन सा अंक या कौन सी संख्या कई बार आई है या किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखेंगे अगर आप श्रृंखला को तो उसमें जो अंक 75 है या 75 है वो 3 बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार आया है। तो किसी श्रृंखला में जो अंक सबसे ज़्यादा या संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें आपका 75 जो है वो बहुलक होगा, यानी प्रश्न संख्या 25 में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको एक सीरीज़ दिया गया है और उसकी माध्यिका पूछी है और सीरीज़ है 9, 11, 13, 15 और 17। तो ये इसकी सीरीज में से माध्यिका निकालने के लिए जो फार्मूला है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे n+2/2 वहाँ पद। तो इसमें कुल 5 पद हैं तो 5 + 1 यानी 6/2, यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद इसको 13। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी 13। इस श्रृंखला की जो माध्यिका होगी वह 13 होगी और इसके निकालने का सूत्र आपको हमने बता दिया कि इसका ऐसे निकाला जाता है n+1/2वां पद। ये आप निकाल लीजिए 2वां पद, यानी कितनी संख्या है, कितने पद हैं, 5 हैं तो 5 + 1 6/2 यानी 3 आया। तीसरा पद इसमें देख लीजिए 9, 11 और 13, तीसरा पद 13 है तो इसकी माध्यिका 13 होगी।
अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी सांख्यिकी अध्ययन में चर के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है कि आयु, ऑप्शन बी मासिक आय, ऑप्शन सी कार्य के घंटे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए स्थान के आधार पर, ऑप्शन बी काल के आधार पर, ऑप्शन सी अभिलक्षणों के आधार पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंकड़ों का वर्गीकरण आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए अध्ययन की प्रकृति, ऑप्शन बी अध्ययन के विषय क्षेत्र पर, ऑप्शन सी अध्ययन के उद्देश्य पे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पे। तो आंकड़ों का जो वर्गीकरण है वह इन तीनों पे आधारित होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द्वितीयक आंकड़ों का परीक्षण आवश्यक है क्योंकि आंकड़े हो सकते हैं। ऑप्शन ए त्रुटिपूर्ण, ऑप्शन बी अनुपयुक्त, ऑप्शन सी अपर्याप्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि द्वितीय आंकड़ों का परीक्षण इसीलिए आवश्यक है क्योंकि त्रुटिपूर्ण भी हो सकते हैं, अनुपयुक्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति आयत चित्र का उपयोग आरेखीय निर्धारण हेतु हो सकता है। हिस्टोग्राम में बी यूज फॉर ग्राफिकली लोकेटिंग। ऑप्शन ए दिया है मीन यानी माध्य के लिए, ऑप्शन बी मोड बहुलक के लिए, ऑप्शन सी मीडियन माध्यिका के लिए, ऑप्शन डी माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन के लिए। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुलक के लिए। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रमाप विचलन आधारित हो सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन में बी बेस्ड ओनली ऑन। तो जो चार ऑप्शन हैं इस प्रश्न में वो दिया है, ऑप्शन ए मात्र माध्य पे, मीन पे, और ऑप्शन बी दिया है मीडियन पे, ऑप्शन सी दिया है मोड पे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मीन यानी मात्र माध्य पे, माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रमाप विचलन की अवधारणा को विकसित किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन बी WS गॉशेट, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी रोनाल्ड फिशर। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल पियर्सन ने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्य विचलन आधारित हो सकता है। ऑप्शन ए मात्र माध्य पे, ऑप्शन बी मात्र माध्यिका पे, ऑप्शन सी मात्र बहुलक पे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पे। तो माध्य विचलन जो है केवल माध्य पे आधारित हो सकता है। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की बीजगणितीय माप नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि माध्य विचलन, ऑप्शन बी प्रमाप विचलन, ऑप्शन सी लॉरेंज वक्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉरेंज वक्र। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ऑप्शन बी दिया है कि बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य, ऑप्शन सी बहुलक माइनस माध्यिका माइनस माध्य, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी वितरण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स ए डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ऑप्शन ए दिया है कि मीन, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी मीडियन। तो मीडियन ये है जो यानी जिसको हम लोग माध्यिका के नाम से जानते हैं, वह किसी भी वितरण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर हम लोग चलते हैं, 38 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी श्रृंखला के चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है।
ऑप्शन ए दिया है कि माध्यिका, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा माध्य। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रृंखला 15, 13, 17 का माध्य है। मीन इसमें आपको निकालना है, सीरीज दिया हुआ है। तो इस सीरीज का जो मीन होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है कि 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन जो बी वो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका माध्य निकालने के, मीन निकालने के लिए आप तीनों को जोड़ के जितनी संख्याएं उससे आपसे डिवाइड कर दीजिए, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन कर दीजिए। तो 15, 13 और 17 को आप जोड़ लीजिए तो ये 45 आपके हो जाएगा, और 45 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 आएगा। तो आपका उत्तर जो है 15 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, उसे समझना आसान होना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे निदर्शन में उतार चढ़ाव से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में पूछे गए कुल जो 40 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। तो यदि आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।